कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भूपेंद्र और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी पर। तो इसके पहले हमने क्या कर लिया था, फिजिक्स का लेक्चर नंबर 04 कंप्लीट कर लिया था, यानी कि 4 लेक्चर हमने फिजिक्स में कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 होने जा रहा है, जिस पर हम क्या करेंगे, एक समान विद्युत द्विध्रुव पर रखे, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र पर रखे जो विद्युत द्विध्रुव है उसके ऊपर जो बल लगेगा इसके बारे में हम जानेंगे करेंगे। तो कॉपी और पेन साथ ले लीजिए, अगले आधे घंटे तक हमारे साथ जुड़े रहिए, इधर उधर के डिस्टर्बेंस को साइड कीजिए और चलिए पढ़ते हैं आज का क्लास। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म। ठीक है, तो उसके पहले हम कुछ बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में हम कहते हैं क्या, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, देखिए इक्विलिब्रियम मतलब होता है साम्य अवस्था। अब केमिस्ट्री में आपने साम्य अवस्था के बारे में पढ़ा होगा कि अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर, ये दोनों जब आपस में बराबर होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक साम्य अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक साम्य अवस्था कहते हैं। और फिजिक्स में भी एक साम्य अवस्था होती है जिसको हम क्या कहेंगे कि कोई भी बॉडी यदि साम्य अवस्था यानी कि इक्विलिब्रियम में है, ये हम कब कहेंगे, जब उसके ऊपर लगने वाला कुल बल तथा बल आघूर्ण दोनों के दोनों क्या हो, शून्य हो, तब उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि भौतिक संतुलन में है या भौतिक साम्य अवस्था में है। तो बातें समझ आई। फिजिकल इक्विलिब्रियम में भौतिक साम्य अवस्था क्या होती है, भौतिक साम्य अवस्था क्या होती है, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण ये दोनों क्या हो, जीरो हो, यानी कि नेट फोर्स भी क्या हो, जीरो हो, और बल आघूर्ण जिसको आप टाउ से दर्शाते हो ये भी क्या हो, जीरो हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, बल भौतिक साम्य अवस्था में है। अब ये दो टाइप का होता है, ये कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है स्टेबल और दूसरा होता है अनस्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है स्थायी और अनस्टेबल का अर्थ होता है अस्थायी। स्टेबल का अर्थ क्या होता है, स्थायी, और अनस्टेबल का अर्थ क्या होता है, अस्थायी। ठीक है, नाम से स्पष्ट है कि एक क्या रहेगा, परमानेंट रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, टेम्पररी रहेगा। अब हम कैसे कहेंगे कि कोई स्टेबल फिजिकल इक्विलिब्रियम में है और कोई अनस्टेबल फिजिकल इक्विलिब्रियम में है, ये हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो कोई भी बॉडी फिजिकल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगा, यानी कि स्थायी साम्य अवस्था में कब कहलाएगा, जब उसके आप उसको यानी कि वस्तु को यदि आप डिस्टर्ब कर दोगे, यानी कि उसके साथ छेड़छाड़ कर दोगे, फिर भी वो अपने उसी पोजीशन पर फिर से वापस आ जाएगा जिस पर वो क्या था, फिजिकल इक्विलिब्रियम में था। तो उसको हम क्या कहेंगे, स्थायी भौतिक साम्य अवस्था, यानी कि स्टेबल फिजिकल इक्विलिब्रियम। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि हम क्या कि हमारे पास जैसे कि क्या है, एक कटोरा है। ठीक ठीक, अब हमने क्या कर दिया कि इसमें एक मार्बल रख दिया यहाँ पर। ठीक है, इस मार्बल को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सिचुएटेड कर दिया, यानी कि यहाँ पर इसको हमने क्या कर दिया, इसको रख दिया। अब ये क्या है, ये जो मार्बल है इसके ऊपर जो इसका जो वेट है mg, ये नीचे की ओर लग रहा है और इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स r ऊपर की ओर लग रहा है, यानी कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगने वाला है ये क्या है, जीरो, और ये एकदम स्टेबल है, यानी कि ये इस जगह से हिलेगा नहीं, यानी कि ये क्या कहलाएगा अपना टाउ भी इसके, यानी कि इसका जो बल आघूर्ण है ये भी क्या है, शून्य है। तो इस कारण से हम क्या कहेंगे, ये वस्तु हमारा क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रियम में है। अब मैं इसी मार्बल को उठा करके यहाँ पर ले जाऊं या इसी को उठा करके यहाँ पर ले जाऊं, यानी कि डिस्टर्ब कर दो इसके मेन स्थिति से, यानी कि माध्य स्थिति से इसको मैं क्या कर दूं, डिस्टर्ब कर दूं, इधर ले जाऊं या इधर ले जाऊं। जब मैं इसको यहाँ छोड़ूंगा तो क्या ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये कहाँ चला जाएगा, फिर से अपने उसी पोजीशन पर चला जाएगा जिस पोजीशन पर ये पहले था, यानी कि अपना इनिशियल पोजीशन को क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेबल फिजिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि स्थायी भौतिक साम्य अवस्था। बातें समझ आई। यानी कि कोई भी यदि वस्तु रहेगा जो फिजिकल इक्विलिब्रियम में है, यदि उसके ऊपर बाह्य बल लगा करके उसको क्या कर दिया जाए, डिस्टर्ब कर दिया जाए, यानी कि उसको क्या कर दिया जाए, उसको वो विस्थापित कर दिया जाए, तो पुनः वह उसी स्थान पर आ जाएगा जिस पर वह पहले क्या था, भौतिक साम्य अवस्था पर था। और ये अपने आप होगा, हम नहीं करेंगे, ये क्या होगा, अपने आप आ जाएगा, इसको हम नहीं करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरा है, अब इसी बॉल को हम क्या कर देते हैं, यानी कि इसी कटोरे को हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक, ये हमने उल्टा कर दिया। अब यहाँ पर रख देते हैं उस मार्बल को जिसको हमने पहले कहाँ रखा था, इसके अंदर रखा था, अब इसके बाहर में रख देते हैं। ठीक है, अब इस मार्बल को मैं यदि फोर्स लगा करके, यानी कि तरीके से छेड़ करके इसको यदि मैं यहाँ फेंक दूं, इधर फेंक दूं या इधर गिरा दूं, तो क्या ये अपने आप यहाँ पर पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम इसका डिस्टर्ब हो चुका है।
अब ये कहीं और अन्य जगह पर इक्विलिब्रियम प्राप्त करेगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम प्राप्त करेगा, लेकिन यहाँ प्राप्त नहीं करेगा। यानी कि अपनी इनिशियल पोजीशन पर ये इक्विलिब्रियम को यानी कि फिजिकल इक्विलिब्रियम को प्राप्त नहीं करेगा। तो ये क्या कहलाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है कि यदि कोई बॉडी जो कि फिजिकल इक्विलिब्रियम में है, यदि उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए तो वह पुनः उसी स्थान पर अपना भौतिक साम्य अवस्था फिर से अपने आप प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई आप बल नहीं लगाओगे। यानी कि ये क्या कहलाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। बातें समझ आई? अब इसका क्या रिलेशन है हमारे वैद्युत द्विध्रुव पर रखे बल युग्म के, यानी कि वस्तु पर या वैद्युत द्विध्रुव पर, इसको हम समझेंगे। तो हमारा जो हेडिंग रहेगा ये क्या कहलाएगा? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप क्या कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल। तो इतने बातों को नोट कीजिए, ये केवल एक जस्ट एग्जाम्पल था, ये हमारे लिए समझने के लिए कि फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्योंकि इसका उपयोग अभी आ गया। तो मिटा रहा हूं इसको, नोट कर लियो पॉज करके। टॉपिक का नाम क्या है हमारा? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे बल युग्म पर, रखे द्विध्रुव पर बल युग्म, रखे वैद्युत द्विध्रुव है ना, द्विध्रुव का मतलब केवल वैद्युत द्विध्रुव है ना, रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म की गणना। ठीक है, बल युग्म की हम क्या करेंगे, या बल आघूर्ण की गणना कह सकते हो, बल युग्म नहीं, बल आघूर्ण की गणना। ठीक, चल तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम क्या कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि विद्युत बल रेखाएं। अब विद्युत बल रेखाओं के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको कि इसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं, ये कैसे व्यवहार करते हैं, ये किधर से किधर की ओर चलते हैं, और कोई भी जो लाइन है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कब कहेंगे, यानी कि विद्युत बल रेखा कब कहेंगे, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यानी कि विद्युत बल रेखाएं हैं। ये क्या है? हमारे विद्युत बल रेखाएं हैं, जो कहां से कहां जाती है? जो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाती है, सॉरी उल्टा बोल दिया, निगेटिव से कहां जाती है? पॉजिटिव की ओर। ठीक है, उल्टा बोल रहा हूं शायद यार, निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव। ठीक, ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है। ठीक है, चल अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, अपना एक क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल रख देते हैं। एक मिनट थोड़ा सा, तो मैं बता रहा था विद्युत बल रेखाएं जो है कहां से कहां की ओर जाती है? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। कहां से कहां की ओर? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाती है। अब ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यानी कि ये सब क्या है? विद्युत बल रेखाएं हैं। अब इस विद्युत बल रेखा में हमने क्या कर दिया? एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ इस प्रकार से हमने क्या कर दिया? एक एंगल बनाते हुए इसको रख दिया ऐसे। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, जो क्या है? ए प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बनी हुई है। कितने से मिलकर बनी हुई है? प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बनी हुई है। इसको हम ऐसे नाम दे सकते हैं क्या कि ये हमारा ए रहा हो, ये हमारा क्या रहा हो? बी रहा हो, और ये किससे मिलकर बना है? ये प्लस क्यू से मिलकर बना है, और ये किससे मिलकर बना है? तो माइनस क्यू से। ठीक है, किससे मिलकर बना है? माइनस क्यू से। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि अब जो ही है, जैसे कि मैं कहूँ कि अब ये जो है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, ये क्या है? मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, या फिर आप ऐसे समझो कि नदी का एक धारा है। ठीक है, नदी का क्या है? ये धारा है। अब इस पर यदि हम कोई वस्तु को कुछ इस प्रकार से यदि ऐसे रख देंगे, इसको ऐसे यदि रख देंगे, तो ये क्या चाहेगा कि ये जो फोर्स है, ये क्या चाहेगा? ये फील्ड लाइन क्या चाहेगा कि ये जो फोर्स है, यानी कि इधर जो फोर्स लगेगा, ये इसको ऐसे लाने का प्रयास करेंगे। यानी ये वाला हिस्सा किधर की ओर जाना चाहेगा? पॉजिटिव जो है इधर की ओर, यानी कि निगेटिव की ओर, यानी कि इस ओर बल लगेगा। बातें समझे? नदी का क्या है? कोई भी धारा ले सकते हैं जो बह रहा है पानी, उसमें यदि हम कोई वस्तु को कुछ इस प्रकार से फेंक देंगे और धारा इस ओर चल रहा हो, धारा किस ओर चल रहा हो? इस ओर चल रहा हो, तो ये कैसे चलेगा? ये हमारा जो इधर बल लगेगा इस वाले पोल पर, ये कुछ इस प्रकार से लगेगा, यानी कि इस ओर बल लगेगा, यानी कि ये ऐसा उठना चाहेगा। तो इसके ऊपर जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा? इस दिशा में लगेगा। ठीक है, अब ये तो हुआ प्लस क्यू के ऊपर लगने वाला बल, ये प्लस से माइनस की ओर लग रहा है, यानी कि इस ओर लग रहा है, और ये कौन सा डायरेक्शन है? माइनस क्यू, यानी कि इसके ऊपर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा? इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट। यानी कि जैसे कि मैं कहूँ ये इस प्रकार से जा रहा है, तो ये कैसे जाएगा? ये इधर आ रहा है, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि इसका जो बल लग रहा है वो किस दिशा में लग रहा है? इस दिशा में लग रहा है। ठीक है, ये तो बातें समझ आए कि ये बल है। ठीक है, ये बल युग्म की गणना हो गई एक।
क्योंकि दोनों ओर बल लग रहा है, तो ये क्या हो गया, बल युग्म हो गया। एक ये बल हुआ, ये एक बल हुआ, तो दोनों बल मिल करके क्या बन गए, युग्म बन गए। अब इस बल का जो मान होगा ये किसके बराबर होगा, तो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई, यानी कि E को जस्ट हम इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू ई। ठीक है। अब ये जो है, ये हमारा जो बॉडी है, ये जो वस्तु रखा हुआ है, ये क्या कर रहा है, एक एंगल बना करके, ऐसे थीटा एंगल बना करके रखा हुआ है। और इसका जो लेंथ है ये कितना है, 2a है। ये कितना है, लेंथ 2a, यानी कि इसके लिए क्यू ई हो जाएगा और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये माइनस क्यू ई हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ आई। एक क्या हो जाएगा, प्लस क्यू ई हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस के कारण लग रहा है बल। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये तो हो गया हमारा क्या, नेट फोर्स। ये तो हमारा क्या हो गया, नेट फोर्स, सॉरी ये तो हुआ हमारा कौन सा, प्लस क्यू के कारण लगने वाला बल, यानी कि एफ ऑफ प्लस क्यू, यानी कि प्लस क्यू के कारण लगने वाला बल। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, F प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू ई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं। ऐसे ही माइनस क्यू के कारण आ जाएगा, तो माइनस क्यू के कारण क्या बल लगेगा, माइनस क्यू के कारण, तो F माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई, यानी कि इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको हम कह सकते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब फोर्स जो लगेगा, नेट फोर्स, वो क्या होगा, दोनों बल को हम जोड़ देंगे। तो F1 और F2 या F प्लस क्यू प्लस F माइनस क्यू, इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो प्लस क्यू के कारण क्या आया, क्यू ई, और माइनस क्यू के कारण क्या आया, माइनस क्यू ई, तो दोनों क्या हो गए, 0। तो कुल बल तो लग रहा है 0, कुल बल क्या लगा, 0। अब हमको ज्ञात करना है कि ये जो हमारा वस्तु है या ये जो हमारा द्विध्रुव है, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम में है या नहीं, तो हमको पता कैसे चलेगा। तो कुल बल तो लग रहा है वो 0 है, क्या जो बल आघूर्ण लग रहा है ये भी 0 है कि नहीं, इसके बारे में हम क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है। लेकिन हम पहले समझ लेते हैं कि ये बल आघूर्ण होता क्या है। हम कैसे जानेंगे कि किसी वस्तु पर जो लगने वाला बल आघूर्ण है ये 0 है कि नहीं है, ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। ठीक है। और जैसे कि मैं आपको समझाता हूं कि ये हमारे पास कोई क्या है कि एक ऐसा एक पेन है या फिर एक ऐसा वस्तु है। ठीक है। मैं इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से दोनों तरफ से सेम बल लगाता हूं। मान लो इधर से 5 न्यूटन बल लगाया और इधर से 5 न्यूटन बल लगाया, जैसे कि ये पेन है मेरे पास। ठीक है। तो इस पेन के ऊपर मैं इधर से और इधर से सेम फोर्स लगाऊंगा ऐसे। ठीक है। तो क्या ये घूमने लगेगा, नहीं, ये क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। चाहे आप बल लगा ले, दोनों तरफ से सेम बल लगाएंगे तो ये हिलेगा क्या, नहीं, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो ये क्या कहलाएगा हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है, नेट फोर्स, ये क्या है, 0, और इसके ऊपर जो लगने वाला टॉर्क है ये भी क्या है, 0। अब इसी फोर्स को मैं कुछ इस प्रकार से यदि लगाऊं, ये हमारा वस्तु रहेगा और मान लो इसको इस तरफ से और इसको इस तरफ से, मैं 5 न्यूटन का बल इधर से और 5 न्यूटन का बल मैं इधर से लगाऊं। ठीक है। यानी कि एक बार ऊपर से इधर से और एक बार नीचे से इधर से, कुछ इस प्रकार से ऐसे घुमाऊं, तो इधर से बल लगेगा तो ये इधर जाएगा और इधर से बल लगेगा तो ये इधर जाएगा। तो यानी कि इसके ऊपर लगने वाला नेट बल तो क्या है, 0 है, क्योंकि ये एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो कट कर देंगे। लेकिन जो इसके ऊपर लगने वाला कुल बल आघूर्ण है ये 0 नहीं है। क्यों, क्योंकि ये घूमने लगा, ये क्या होने लग गया, घूमने लग गया, कुछ इस प्रकार से ऐसे क्या होने लग गया, घूमने लग गया। तो जब ये घूमने लग गया तो इसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है ये 0 नहीं है, यानी कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ टॉर्क लग रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि घर के अंदर एक पंखा लगा हुआ है, तो पंखा अभी जब शुरू नहीं हुआ है तो क्या है, इस फिजिकल इक्विलिब्रियम में है। जैसे ही शुरू होगा उसके ऊपर इधर से जो बल लग रहा है और इधर से बल लग रहा है वो तो खत्म, यानी कि नेट फोर्स तो हो गया 0, यानी कि इधर से ग्रेविटी बल लगा रहा है, यानी कि ग्रेविटी उसको खींच रही है वो बल, और पृथ्वी के द्वारा उसके ऊपर जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल होता है, जानते हो। तो क्रिया बल यदि पृथ्वी के द्वारा लग रहा होगा तो प्रतिक्रिया बल भी लग रहा होगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। लेकिन उसके ऊपर जो लगने वाला टॉर्क है, यानी कि वो जो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, तो घूम रहा है, यानी कि उसके ऊपर लगने वाला जो टॉर्क है ये क्या है, 0 नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम में नहीं कहलाएगा। और जैसे घर के ऊपर लगा बल्ब उसको देखिए, वो क्या घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों क्या है, 0 है ना। अब कैसे पहचानेंगे कि किसी के ऊपर नेट फोर्स लग रहा है वो भी 0 है, नेट टॉर्क लग रहा है वो भी 0 है।
तो यदि सेम लाइन ऑफ एक्शन रहा, यानी कि एक ही बिंदु पर यदि दोनों बल क्रिया कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर, और जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कहाँ पर, और जैसे कि कह सकते हो यहाँ पर और यहाँ पर, यदि सेम बिंदु पर यानी कि एक ही लाइन पर लाइन ऑफ एक्शन यदि दोनों का क्या हो, सेम हो, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, है ना, क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, तो वो क्या कहलाएगा, नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा और नेट टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क के बारे में हम समझते हैं। इतनी बातों को नोट कर लीजिए, मैं जितना समझाया हूँ आपको समझ आया होगा, होप इतनी बातों को छाप लीजिए, आगे पढ़ते हैं फिर। चल पॉज करके छाप लीजिए, मिटा रहा हूं मैं। चल तो हम बात करने जा रहे हैं बल आघूर्ण के बारे में। तो बल आघूर्ण क्या होता है, तो कोई भी एक बल, कोई एक बल और बल तथा दोनों में से कोई एक के बीच की लंबवत दूरी, यानी कि दोनों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों के बीच की लंबवत दूरी, ये क्या कहलाती है, हमारा बल आघूर्ण। इसी को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉर्क। ठीक है, इंग्लिश में इसको टॉर्क कहा जाता है। ठीक है, बीच की लंबवत दूरी। अब कोई सा भी आप फोर्स ले सकते हैं यहाँ पर, चाहे तो प्लस क्यू ई वाला ले लीजिए, चाहे माइनस क्यू ई वाला ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि वो केवल डायरेक्शन को बता रहा है, एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, तो हम डायरेक्शन वाला ले लेते हैं क्यू ई, यानी कि प्लस वाले को। और इनकी बीच की लंबवत दूरी, तो इनके बीच की लंबवत दूरी क्या होगा, देखिए ये तो है इनका, ये सेंटर का डिस्टेंस है कितना, 2a, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन कितना है, 2a, ऐसा। ठीक, और वो क्या कर रहा है, एक एंगल बना करके जा रहा है। ठीक है, क्या बना करके जा रहा है, एक एंगल बना करके जा रहा है, 2a। ठीक है, तो हमने 11th में पढ़ा था कि जब ऐसे एक एंगल बना करके जब क्या हो, कोई लाइन ऑफ एक्शन यानी कि कोई बल लग रहा हो, तो वो क्या होता है, दो घटकों में बढ़ जाता है। ये क्या होता है, दो घटकों में बढ़ जाता है। कौन कौन सा, एक होता है एक होता है cos थीटा और एक होता है क्या, sin थीटा। तो 2a है तो 2a cos थीटा, और एक हो जाता है 2a sin थीटा। क्या हो जाता है, 2a sin थीटा। चाहो तो आप इस पॉइंट को P मान करके भी बना सकते हो। तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, AP। दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, AP। ठीक है, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, BP sin थीटा। ऐसे नहीं समझ आता तो आप ऐसे समझ लीजिए, क्या कि sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या होता है, तो इसके बारे में भी बता देते हैं कि लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, इसके बारे में। तो इसको मिटाते हैं, आप अच्छे से समझा देते हैं इसको। तो देखिए इस डायग्राम में हम केवल ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है ना, इसको बस आप देखिए, जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको यहाँ पर कि कुछ इस प्रकार से है अपने पास। इसको मिटाते हैं इधर से, ऐसे। ठीक है, ये हमारा एंगल थीटा, ये ए, ये बिंदु P और ये बिंदु B। ठीक है, A, P और B। अब ये है हमारा लाइन क्या, 2a। ये हमारा क्या है, 2a। ठीक है, ये क्या है हमारा 2a। हमको पूछ रहा है कि इस AP का मान क्या होगा, जबकि आपको इसका मान पता है 2a हो। ठीक है, तो हम जानते हैं कि sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन हुआ, यहाँ पर कोण के सामने वाला भुजा लंब यानी कि AP, और कर्ण कौन हुआ, AB। कर्ण कौन हुआ, AB। और AB का मान हमको पता है कितना है, 2a। कितना है, 2a। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, 2a sin थीटा। क्या हो जाएगा, 2a sin थीटा। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, 2a sin थीटा। ठीक है, अब इस 2a को मैं इस q के साथ लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, e, या e को छोड़िए अभी, तो इसको पहले लिख लेते हैं 2a q e sin थीटा। ठीक है, तो 2aq, तो 2aq क्या है, ये p है हमारा, और ये क्या, e sin थीटा, p e sin थीटा। और ये p क्या है हमारा, p क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मैंने आपको इसके बारे में बताया था, p क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब कौन मुझे बताएगा कि ये जो हमारा टॉर्क का टाउ आया है, ये जो हमारा टाउ आया है, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, कौन बताएगा। चलिए, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, बताइए। तो टाउ हमारा क्या है, एक प्रकार से सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके ऊपर ऐसे आप एरो लगाएंगे, तो ये टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। और जब भी हम जब सदिशों की सदिश गुणनफल पढ़ते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू यदि पी ई साइन थीटा लिखा हो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और
इस डायग्राम को मिटाना पड़ेगा मेरे को, मिटा देता हूं मैं, बस हो गया, थोड़ा सा बचा। तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ई साइन थीटा। तो पी ई साइन थीटा मतलब क्या आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि सदिशों का सदिश गुणनफल, ये आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। तो टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई भी कह सकते हो, पी ई साइन थीटा भी कह सकते हो। जहां अच्छा कई लोग सोच रहे होंगे कि सर इसको पी क्रॉस ई क्यों लिखे, ई क्रॉस पी क्यों नहीं लिखे, ई क्रॉस पी काहे नहीं लिखे। तो देखिए जब हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया तो इसका जो डायरेक्शन था वो कैसा था, पी से ई की ओर था। यानी कि ये डायरेक्शन का बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि डायरेक्शन यदि बदल जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो मान है ये भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, है ना। तो इस कारण से ये पी क्रॉस ई होगा, ना कि ई क्रॉस पी होगा। ठीक है, ये 11th में आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो आज का लेक्चर हम क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अगले वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि विद्युत बल रेखाओं के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और उससे संबंधित आगे वाले लेक्चरों में हम क्या करेंगे, गॉस प्रमेय के बारे में समझेंगे, और उससे संबंधित जो उनके एप्लीकेशन है यानी कि अनुप्रयोग है उनके बारे में सीखेंगे। तो आज का यदि लेक्चर आपको समझ आया हो, पढ़ने में मजा आया हो, नॉलेज मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, आगे इसको शेयर कीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, आगे पढ़ते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।